हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 चैप्टर 5 हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। तो इसे स्टार्ट करते हैं। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did man become rulers in the past? Around 3000 years ago, some men became recognized as rajas by performing big sacrifices. The Ashwamedha or horse sacrifice was one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it mean that they accept that the Raja who want to perform the sacrifices was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded the gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. The Raja was a central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne, or a tiger skin. His charioteer who was in companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and son, had to perform a variety of minor rituals. तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे आज के टाइम में, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, तो अगर हम लोगों को किसी अपने नया लीडर को चूज़ करना है तो हम लोग क्या वोटिंग के द्वारा इलेक्शन होंगे, हम लोग उनसे चूज़ कर सकते हैं। और ऐसा ये कुछ पिछले 50 साल या उससे भी ज़्यादा समय से पहले का ऐसा सिस्टम है कि हम लोग इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया चलो 50 ईयर्स पहले, लेकिन 3000 साल पहले कैसे चूज करते थे? तो इसमें क्या होता था, कई सारे जो राजा होते थे वो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे। एक होता था अश्वमेध। तो अश्वमेध क्या होता था? अश्वमेध एक हॉर्स होता था जिससे क्या करते, उसके साथ एक हवन रिचुअल कराया जाता था, और उसको एक आदमी होता है, वो क्या उसको गाइड करता है कि यहाँ चलना, वो बस चलता रहता है। और जिस भी राज्य में वो चला जाता, वो राज्य उस राजा का हो जाता है जिस राजा ने वो घोड़ा भेजा था। तो और अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो फिर उस राजा को, जिसका ये घोड़ा है, उसको युद्ध करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी उस राजा के साथ। अगर वो जीत जाता है तो वो जगह उसकी, और अगर हार जाता है तो घोड़ा भी गया और उसका राज्य भी गया। तो ऐसे बड़े बड़े क्या सेक्रीफाइस कर करके लीडर्स को चुना जाता था पहले के टाइम। और क्या होता था कि जो प्राइस्ट यानी कि जो पंडित होते थे, जो पूजा कराते थे, ये रिवॉर्ड मतलब कि ये जो रिचुअल की अश्वमेध की, तो इनको क्या बहुत महंगे बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते थे। इनके फैमिली रिलेटिव्स तक को राजा के द्वारा क्या गिफ्ट दिए जाते थे। और और उनके साथ जो एक आदमी होता है, अश्वमेध घोड़ा जो होता है, उस घोड़े के साथ जो एक आदमी घूमता है जो उसे गाइड करता, उसको भी क्या बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। द अदर राजाज वॉज सिंपली spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the ritual, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the wish or Vaishya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest,
वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल। तो क्या होते हैं कि जो दूसरे राजा होते हैं वो सब क्या वहाँ पे आए होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ जितने भी परफॉर्मेंस हो रही होती है, सेक्रीफाइसेस हो रही है, उनको देखते हैं। और जो प्राइस्ट होते हैं यानी पंडित जो होते हैं वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। और कैसे रिचुअल, जैसे कि जो पवित्र पानी को, पवित्र जल को राजा के ऊपर छिड़कना, तो स्प्रिंकलिंग सैक्रेड यानी पवित्र, सैक्रेड मतलब पवित्र, तो सैक्रेड वाटर यानी पवित्र पानी को, पवित्र जल को राजा के ऊपर छिड़कना। और जो भी ऑर्डिनरी वेश या वैश्य आते हैं ये भी क्या राजा के लिए गिफ्ट लाते हैं, प्राइस के लिए गिफ्ट लाते हैं। और भी जितने सब लोग हैं जैसे शूद्रास हो गए, ये जो कि प्राइस ने उन्हें बताया, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड थर्ड में पढ़ रखा है कि शूद्रा क्या होते हैं। तो ये सब क्या बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनपदास। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpadas rather than Janas. The word Janpadas literally means the land where the Janas set it foot and settle down. Some important Janpadas are shown on map 4, page number 45. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpadas, such as Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Ataranji Khera near Eta. The last two are in Uttar Pradesh. They found that people lived in herds and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. तो क्या होता है कि जो राजा होता है वो बहुत सारे जो सैक्रिफाइसेस करते थे, परफॉर्म करते थे, वो क्या रिकॉग्नाइज होती थी राजा की जनपदा में। जनपद उसे हम जनाज नहीं कहते, जनपदा कहते हैं। तो ये जो वर्ड है जनपदा, इसका मतलब होता है वो लैंड जहाँ जना होता है, वो जन अपना जहाँ अपना पैर रख देता है, तो वो जो जगह होती है वहाँ पे वो जगह उसी जन की हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या जनपदास कहते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये एग्जिबिट करा कि यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट थे किसके, जनपदास के, जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर में इन मेरठ और अतरंजी खेरा इन कहाँ पे, एटा। ये जो हस्तिनापुर नियर मेरठ और अतरंजी खेरा नियर एटा, ये दोनों यूपी उत्तर प्रदेश में है। और ये सब कहाँ पे, ये सब मतलब कि दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, यानी यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो लोग थे यानी जन यानी नॉर्मल पीपल, उनकी राजा की प्रजा, वो कहाँ पे, वो नॉर्मली हट्स में रहती थी और कैटल्स हो गए उनको पालती थी और उनको भी वहीं पे उन्हीं के साथ रहती थी। राइस, व्हीट, गार्ले, पल्स, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड, ये सब वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो थी ये वो उगाते थे। दे They made earthen pots. Some of these were grey in color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns। और क्या कहते थे कि ये जो लोग थे यहाँ के, ये सब क्या अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी का घड़ा भी बनाते थे। और ये सब क्या मतलब कि बहुत सारे कलर के होते थे, जैसे कुछ ग्रे कलर के आते हैं, कुछ रेड कलर के। तो एक स्पेशल टाइप का पॉटरी था जिसके क्या, जिसे हम लोग जिसे कहते थे पेंटेड ग्रेवेयर। इसका मतलब नाम ही से पता चल रहा है कि ग्रे कलर का पॉट होता था। इसको डिज़ाइन, इसमें जो डिज़ाइन होती थी वो काफ़ी सिंपल लाइंस की होती थी और कई सारे जियोमेट्रिक पैटर्न्स भी होते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था जनपदास, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है महाजनपदास। तो अब हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। About 2500 years ago, some Janpadas become more important than others and were known as Mahajanpadas. Some of these are shown on map number 4. Most Mahajanpadas had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge wall of wood, brick or stone were built around them. Forests were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection.
It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they are by building really large, tall, and impressive walls around their cities. Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such huge walls requires a great deal of planning. Thousands, if not lakhs, of brick or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women, and children, and resources had to be found for all of this. तो क्या होता था फ्रेंड्स, ये जो 25 ईयर्स पहले, यानी कि जो जनपदास होती थी, जो जनपद होती थी, वो जब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती थी तो उनको हम लोग क्या महाजनपद कहने लगते हैं। जैसे आज ये होता है, जैसे हम लोग कहते हैं नगर। अब कोई जगह है, उसको हम लोग क्या नगर कह देते हैं, और वो नगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं महानगर। तो इसी तरह के क्या वहाँ पे कई सारी जनपद होती थी, और जब वो जनपद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती थी, फेमस हो जाती थी, या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगती थी, तो उसे क्या वो महाजनपद कहने लगते थे। तो यही होता था महाजनपद। और महाजनपद में क्या होता था कि यहाँ पे जो कैपिटल सिटी होती थी वो क्या फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड मतलब कि चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी वॉल बनी हुई है, काफ़ी सारे थाउजेंड्स नहीं लैक्स ऑफ ब्रिक से बनाई जाती थी। किस लिए? ताकि प्रोटेक्शन मिल सके उनको। और ये क्या रूलर्स को क्या ये जो लार्ज बिल्डिंग बनाते थे, ये इसलिए, और ये बड़ी बनाते थे, और इससे क्या होता था कि उनके फोर्ट का क्या एक इम्प्रेसिव वॉल बनता था, जिनसे उनकी जो फोर्ट होता था वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखता था। अब काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हो जाएंगी, काफ़ी बड़ा सा महल टाइप का घर बनेगा, तो काफ़ी बढ़िया सा लगता है। और इसमें थाउजेंड्स नहीं, लैक्स ऑफ ब्रिक्स लगे थे, स्टोन्स लगे थे, जिन्हें बनाया गया था। और यहाँ पे एनॉर्मस, यानी कि बहुत सारे लेबर्स भी लगे थे इसे बनाने के लिए। जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो वॉल है, ये उन्हीं राजाओं ने बनवाई अपने महाजनपद को क्या कवर कराने के लिए। कहाँ का है ये फोर्टिफिकेशन वॉल है कौशाम्बी की। कौशाम्बी कहाँ पे? यूपी में कौशाम्बी। These new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch-marked coins. See in the illustration on page number 75. You will read more about this in coins in chapter 8. तो क्या कह रहा है कि जो नए राजा थे उन्होंने क्या आर्मी बनाना भी, अपनी जो आर्मी, अपने सोल्जर रखने भी क्या शुरू कर दिए। बहुत सारे सोल्जर क्या रेगुलरली पेड होते थे, कुछ सारे मेंटेन करते थे क्या किंग को थ्रू आउट द ईयर। और जो कुछ की पेमेंट होती थी वो कभी कभी बनती थी, कभी कभी नहीं बनती थी। वो क्या पंच मार्क कॉइन, यानी कि जो कॉइन होते थे जिन पे पंच हो जाता था, यानी कि जैसे कि राजा का पंच, यानी राजा का उसमें नाम लिखा है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी फोर्थ चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, इसके पहले वाले चैप्टर में हिस्ट्री क्लास 6 में, कि जो राजा होते थे वो क्या अपने सिक्कों में क्या वो अपना नाम लिखवा लेते थे, पंच करवा लेते थे, तो उनको वही वाले सिक्के क्या दिए जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है टैक्सेस, इसे स्टार्ट करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टैक्सेस के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को टैक्सेस स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts,
maintaining big armies, they need more resources, and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gift brought by people, as in the case of the Raja of the Janpadas, they started collecting regular tax on crops, taxes on craft persons, herders paid taxes as animal produce, taxes on goods through trade. Hunters and gatherers had to provide forest produce to the राजा. तो क्या होता था फ्रेंड्स, एक महाजनपद का रूलर होने के लिए क्या करना पड़ता था उनको, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ह्यूज फोर्ट्स उनके पास होने चाहिए, और उनके पास उनको बहुत बड़ी आर्मी क्या मेंटेन करनी चाहिए. ऐसा क्या होता है, ऐसे ही हम लोग सोचते हैं और ऐसा होता भी है. जैसे एक बहुत बड़े राज्य का राजा, तो उसके हमारे दिमाग में आएगा कि उसके पास खूब सारे बड़े बड़े महल होंगे और उसके पास खूब बड़ी सी फौज होगी और उनके पास बहुत सारे रिसोर्स होंगे. तो ऐसा ही रियल में भी होता था. तो वो सब लोग ये सब लाते कैसे थे, कि उनके पास इतना पैसा आता कैसे था. तो वो आता था टैक्सेस से. और टैक्स किससे लेते थे, वो लोगों से लेते थे. रेगुलर टैक्स, जैसे किसान है, वो अगर क्रॉप उगाएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा. कोई क्राफ्ट पर्सन है, उसको कुछ बनाएगा तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा. हर्डर्स अगर एनिमल को पालेंगे और एनिमल प्रोड्यूस को बेचेंगे तो उसका टैक्स देना पड़ेगा. हंटर गैदरर्स को फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचने के लिए क्या टैक्स पे करना पड़ेगा. तो ऐसे टैक्स पे करके राजा के पास सारा रेवेन्यू जाता है और उनसे राजा अपने एक्सपेंसेस से मीट कर पाते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंजेस इन एग्रीकल्चर. तो इसे स्टार्ट करते हैं. देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम. One was the growing use of iron plowshares. This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. This means that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the field. This led to increased production as many more plants survived. तो क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या चेंज आ गया, कैसे. तो यहाँ पे दो मेजर चेंजेस आए एग्रीकल्चर में उस टाइम पे. क्या था, पहला ये था कि जो द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन प्लोशेयर्स, यानी कि उस टाइम में क्या होता था कि अब जो एग्रीकल्चर है उसमें प्लोशेयर्स का क्या यूज़ होने लगा. वो पहले लकड़ी के आते थे, अब आयरन प्लोशेयर्स का यूज़ होने लगा, जिसका मतलब है कि हैवी और क्ले सॉइल को भी क्या आसानी से और अच्छे ढंग से क्या उसे भी हम लोग टर्न कर सकेंगे, टिल कर सकेंगे. और फिर दूसरा चेंज क्या आया कि जो लोग थे वो सब क्या वो सब क्रॉप्स को ट्रांसप्लांटिंग करने लगे. मतलब कि जो पैडी है उसकी ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि एक पेड़ को उखाड़ के दूसरी जगह लगा दे. इससे क्या, ये 2 मेजर चेंजेस आए थे किसमें, एग्रीकल्चर में. जिससे क्या हुआ कि जो सीड है उसको बहुत ज़्यादा लगाया गया और जो इनका प्रोडक्शन है वो काफ़ी हो गया. और प्लांट्स जैसे पहले लगाते थे तो उनमें आधे से ज़्यादा प्लांट्स क्या सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. अब क्या होता है कि आधे से ज़्यादा, कभी कभी पूरे प्लांट्स क्या सर्वाइव कर जाते थे, कहाँ पे, फील्ड में. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक अ मगध. एक मगध में हम लोग को क्या एक क्लोजर लुक, यानी मगध के बारे में हम लोग जानते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फाइंड मगध ऑन मैप 4. Magad become the most important Mahajanpada in about 200 years. Many rivers such as the Ganga and Son flowed through Magad. This was important for
A. Transport. B. Water supply. C. Making the land fertile. Parts of Magad were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Forest also provided wood for building houses, carts, and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools एंड वेपन्स. तो क्या होता था कि हम लोगों को मैप 4 में मगध फाइंड करना, वो आप लोग अपनी बुक में करिए, हम लोग अभी टॉपिक में ध्यान देते हैं. तो जो मगध है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद बन जाता है 200 साल पहले. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्या नदियाँ बहती थी, जैसे कि गंगा और सोन. कहाँ से? मगध में बहती थी. और ये इम्पोर्टेंट हो गया किस लिए? इसके कुछ रीजंस है, 3 रीजन है. जैसे ये मतलब कि ये इम्पोर्टेंट हुआ किन किन क्षेत्रों में, किन किन फील्ड में? ए. ट्रांसपोर्ट. बी. वाटर सप्लाईज. ट्रांसपोर्ट कैसे? अब पानी जहाँ होगा वहाँ फर्टिलिटी होगी तो वहाँ पे खेती होगी, इंसान ज़्यादा होंगे, लोग खाएंगे, वहीं रहेंगे. अच्छा, रोड बनाएंगे तो उससे क्या? ट्रांसपोर्ट हो गया. फिर दूसरा वाटर सप्लाईज. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत लार्ज जिनमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है वो नदियाँ फ्लो करती, जैसे गंगा, सोन. तो ये सारी क्या मगध से जाती है, तो यहाँ पे वाटर सप्लाई खूब हो गया. अब फिर तीसरा मेकिंग द लैंड फर्टाइल. अब जब जहाँ पानी होगा वहाँ तो क्या, अब जैसे गंगा, सोन इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ जा रही, इनमें खूब सारा पानी होता है, तो ये क्या आसपास की मिट्टियों को क्या ठंडी कर देंगे, गीली कर देंगे, इसमें वाटर चला जाएगा पानी. तो इससे क्या होगा, जो सॉइल है वो क्या फर्टाइल हो जाएगी. तो यहाँ की जो लैंड होती थी वो भी काफ़ी फर्टाइल होती थी. और जो मगध है उसके बहुत सारा पार्ट में क्या, बहुत सी ज़्यादा पार्ट वो पूरा फॉरेस्ट ही था. तो वहाँ पे क्या एलिफेंट रहते थे, और एलिफेंट फॉरेस्ट में रहते थे. तो जो हाथी होते थे उनको क्या वहाँ के लोग कैप्चर कर लेते थे, और मगध की जो फौज है, आर्मी, वहाँ के उनको क्या ट्रेन करते थे ताकि वो एलिफेंट उनकी आर्मी को ज्वाइन कर ले. और फॉरेस्ट में क्या जो वुड लकड़ियाँ होती थी वो भी प्रोवाइड की जाती थी हाउस बनाने के लिए. कार्ट्स यानी कि एक रेल मतलब गाड़ी नहीं होती, जैसे कार्ट्स, बुलक कार्ट. तो बुल तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन बुलेट कार्ट जो होती पीछे वाली कार्ट वो बना सकते हैं. दूसरा और चैरियोट्स यानी रथ बना लेंगे, तो ये रथ बनाते थे. और साथ में क्या होता था, यहाँ पे कई सारी आयरन ओर की माइंस भी होती थी, जिनसे क्या होता था कि ये लोग उसको निकालते थे और उनसे स्ट्रॉन्ग टूल्स, वेपन्स बनाया करते थे. टूल्स, वेपन सब वहीं से बना लिया करते थे. फिर क्या होता है, मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other Janpada. Mahapadma Nanda was another important ruler. He extended his control up to northwest part of the subcontinent. Rajgriha, present day Rajgir in Bihar, was the capital of Magad for several years. Later, the capital of shifted to पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना. तो क्या होता था कि जो मगध है वो उसके दो पावरफुल रूलर्स होते थे. पहला क्या, बिम्बिसार, और दूसरा अजातशत्रु. यानी कि जो मगध है उसके 2 राजा हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल. पहले का नाम बिम्बिसार और दूसरे का नाम अजातशत्रु. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए. और इन्होंने क्या करा, इनसे जितना हो सका, जितना पॉसिबल हो सका, इन्होंने दूसरे जनपदास को क्या, दूसरे जनपद को में लड़ाई करी और अपने में मिला दिया. जैसे कि आप लोगों ने पहले सुना होगा कि इस राज्य के राजा ने दूसरे राज्य के राजा को हरा दिया और उस राज्य को अपने राज्य में मिला दिया. तो यही चीज़ होती थी. तो जो अजातशत्रु और बिम्बिसार, इन्होंने भी खूब लड़ाई करी, और बाकी जितनी भी छोटी छोटी जनपद जो कि मगध महाजनपद के पास होती थी उनको क्या अपने अंदर कंक्वेयर कर दिया, यानी अपने में मिला दिया. और फिर क्या हो गया कि इसी कॉन्टिनेंट में एक और राजा थे, कौन, महापद्म नंदा, जो कि एक अनदर इम्पोर्टेंट रूलर थे. इन्होंने भी अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट, मतलब कि इन्होंने इतना एक्सटेंड करा कि पूरा नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था
कॉन्टिनेंट का वो इन्हीं ने ले लिया। और जो क्या राजगृह, जिससे हम लोग प्रेजेंट डे में राजगीर कहते हैं, जो कि बिहार में है, वो क्या कैपिटल होती थी किसकी, मगध की। कुछ साल तक रही, फिर उसके बाद कैपिटल बदल गई मगध की। अब फिर मगध की कैपिटल राजधानी होगी पाटलिपुत्र, जो कि जिसे हम लोग पटना कहते हैं। और पटना कहाँ है, बिहार। बिहार की क्या कैपिटल है। यानी कि ये जो दोनों कैपिटल हैं किसकी, मगध की, ये दोनों कहाँ पर है, बिहार में। यानी कि मगध जो है, मगध डायनेस्टी, इसका आधे से ज्यादा पार्ट कहाँ पे, बिहार में ही था। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia, and came to India subcontinent, reaching up to the banks of the Bias. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared. Scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. तो क्या होता था कि 2300 ईयर्स पहले तक 23 ईयर्स पहले एक रूलर था कि उसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया कहाँ पर है, यूरोप में। तो जो मैसेडोनिया तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है क्लोजर लुक मगध, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक वज्जी। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। While Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital is Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gana और सांगा। तो क्या होता है कि जब मगध बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम बन रहा था, तो जो वज्जी है और उसकी जो कैपिटल है वैशाली बिहार में, वो क्या, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आ रही थी, जिसे हम लोग क्या, गना और सांगा के नाम से जानते हैं। इन अ गना और अ सांगा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स एंड ईच वन was known as Raja. These Raja performed rituals together. They also met in assemblies and decide what had to be done and how through decisions and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they meet to discuss what should be done to meet the threat. However, women dasas and Kammakaras could not participate in these assemblies. Rajas of powerful kingdom tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, these lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by Gupta rulers, about whom you will read in chapter 9. तो क्या कहा जा रहा है कि जो गाना और सांगा, इनमें क्या होता था कि इसमें बहुत सारे रूलर्स होते थे, मतलब बहुत सारे रूलर्स होते थे जिन्हें हम लोग राजा के नाम से जानते थे। और ये जो राजा है बहुत डिफरेंट तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म करते थे साथ में। और ये लोग क्या, कई सारे डिसीजन डिबेट भी करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एनिमी है, मतलब कि उनका एक दुश्मन है और उस दुश्मन ने इनके ऊपर क्या अटैक कर दिया, तो ये लोग क्या साथ में बैठकर डिबेट करेंगे, डिसीजन लेंगे कि अब हमें क्या क्या करना चाहिए अपने एनिमी से बचने के लिए। तो
वहाँ पे कई सारे डिसीजन लिया करते थे और ऐसे यहाँ पे सारे राजा लोग आते थे। और जो राजा होते थे काफ़ी पावरफुल किंगडम्स के, वो ट्राई करते थे जो सांगास हैं इनको क्या कन्क्वेरी यानी कब्जा कर लें। और अराउंड 1500 ईयर्स पहले जब जो राजा थे गना और सांगा इनको कब्जा भी कर लिया गया था। किससे? गुप्ता डायनेस्टी से, यानी गुप्ता रूलर्स से। ये गुप्ता रूलर्स क्या, ये सब हम लोग जानेंगे चैप्टर 9 में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।